नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सीटेट 2020 का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट सुपर 30 सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं। ये वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हुआ करती हैं। और अगर आपने इन 30 सवालों का सही जवाब दे दिया तो आप सीटेट में बड़े आराम से 120 प्लस मार्क्स स्कोर करके ले आएंगे। और अगर आप इस 30 सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ करके अपने तैयारियों को एक नए आयाम तक ले जाना होगा, ताकि आप सीटेट में 120 या उससे अधिक मार्क्स स्कोर कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, संप्रेषक और व्याख्याता की, निर्देशक की, सुगमकर्ता की या तालमेल बिठाने की। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा वो सही हो जाएगा, एक सुगमकर्ता की भूमिका हुआ करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा कहता है निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा कहता है दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, चौथा कहता है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, निम्न औस्तीय मानसिक क्रियाएं। क्योंकि दोस्तों काल्सनिक का विचार था कि वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर में बच्चों में किसी योग्यता में अधिक होता है, जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों में योगदान देता है, वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इसलिए जो औसत मानसिक प्रक्रियाएं के जो प्रतिभाशाली बालक हुआ करते हैं, इनकी ये विशेषताएं नहीं हुआ करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा दोस्तों वो सही आंसर आपका हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, तीसरा है अंतर्निहित संभावित मापदंड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड हो जाएगा। दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत के जो पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कणा का जो आधार होता है वो दूसरों के मानकों से निर्धारित हुआ करता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले, और इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो उसके अंदर अंतर्निहित संभावित दंड की तरह प्रवृत्ति होती है वो उसकी तरफ प्रवृत्त हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा कहता है कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा कहता है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, चौथा कहता है हमारा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षार्थियों होते हैं उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, दूसरा है सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तीसरा कहता है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, चौथा कहता है हमारा कि सभी विकास एक क्रम का पालन किया करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता है। हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो कभी भी अधिगम एक समान गति से नहीं होता है। हर आयु पे, हर अवस्था पे जो अधिगम होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए जो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ये बाल विकास के सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, दूसरा कहता है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों जो आकलन होता है ये निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, सत्र में 2 बार करना ये उचित नहीं होगा, ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं होगा। तीसरा कहता है आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बालकों को शिक्षा देने का कार्य एक शिक्षक करता है। तो जो बालकों से डायरेक्ट कांटेक्ट में उनका शिक्षक होता है, तो शिक्षक बेहतर तरीके से जानता है किस बालक में कितनी प्रतिभाशालिता है। तो इसलिए कि किसी भी बालक का जो आकलन है वो एक शिक्षक बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो बालकों को एक बेहतर तरीके से जानता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं सही होगा। चौथा कहता है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। सत्र की समाप्ति मतलब कि एक बार, तो बिल्कुल ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो
पहला ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया हुआ करती है। तो और इसका कोई समय निर्धारण नहीं है कि आपको शुरुआत में करना चाहिए आकलन या अंतिम में करना चाहिए। आप हर एक पाठ के बाद एक आकलन कर सकते हैं, क्योंकि आकलन का प्रयोजन दोस्तों सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और सामग्री का सुधार करना होता है। दैनिक गतिविधियों में दोस्तों दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के जो उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। और आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया हुआ करती है, इसी जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है संवेगिक चिंतन, तीसरा है अहमवादी चिंतन, चौथा है अपसारी चिंतन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता क्या होती है दोस्तों? तो सृजनात्मकता व्यक्ति की वो योग्यता हुआ करती है इसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो, मतलब जिन्हें वह पहले से ना जानता हो। दोस्तों चिंतन तभी प्रभावी होगा जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो, और इसमें से जो अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन का जो संबंध है ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? चार ऑप्शन दिया गया है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब है। दूसरा कहता है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशालाओं में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, बिल्कुल नहीं, बच्चों का पशु से क्या लेना देना। तीसरा कहता है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत क्या करता है, इस बात का खंडन करता है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। सभी बच्चे शैतान नहीं होते हैं, बालकों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। चौथा कहता है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, यह बिल्कुल सही जवाब होता है कि कोई भी बालक होगा जो उसके समवयस्क होंगे, जो वयस्क होंगे उनके साथ जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हुआ करती हैं उसके साथ संबंध हुआ करते हैं, और वाइगोत्स्की इसी कथन से सहमत हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों बच्चे दिया है, चार ऑप्शन आपका दिया है। चारों ऑप्शन को हम एक बार समझते हैं कि चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं जो तो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन गुणात्मक वृद्धि हुआ करती है, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्क के जैसे नहीं हो सकता है। दूसरा कहता है खाली बच्चे जो होते हैं खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। हाँ, ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं सही हो सकता है, बट अभी आगे का पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तीसरा कहता है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्योतिष प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर दिया करते हैं, बिल्कुल ये भी एक सही जवाब हो सकता है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन बचा है उसको भी देखेंगे। तो चौथा कहता है बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ये सर्वाधिक सही ऑप्शन बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग किया करते हैं। क्योंकि दोस्तों वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ा करती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन उनमें आते रहते हैं। बच्चे जानते हैं आप लोग जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं अपने जो चारों तरफ के जगत के जो खोजने के लिए वो क्या करते हैं जितनी भी उनकी तर्क शक्ति होती है, जितनी भी उनकी क्षमता होती है, उन सभी का प्रयोग किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि बच्चे सब की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ठीक है, बिल्कुल ये सही जवाब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों तभी त्रुटियां करेंगे जब वो कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा कहता है बच्चे तभी त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो, नहीं, ये एक गलत जवाब हो सकता है, ये इतना उपयुक्त सर्वाधिक सही नहीं होगा। तीसरा कहता है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उसे काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, नहीं, ये तो एकदम निगेटिव पॉइंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। चौथा कहता है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका नहीं सही होगा। तो आपका जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 बन रहा है कि बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग हुआ करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, चार ऑप्शन है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, नहीं, गलत बात है। आपको शिक्षक को किसी भी बालक
चाहे किसी भी वर्ग का हो बालक, उसका तिरस्कार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या कहता है, उन शिक्षार्थियों को पता लगा जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि सभी बालक संपन्न घर से हो या सभी बालकों की अंग्रेजी अच्छी हो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन का भी हम खंडन करते हैं। तीसरा कहता है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक और आखिरी ऑप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, कड़े नियम बनाए जो बच्चों में उनका पालन ना करे उन्हें दंड दे। बिल्कुल नहीं, बच्चों को दंड तो हमें देना ही नहीं है, बच्चों को हमें प्रोत्साहित हमेशा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में विविध मतों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसकी डैश में विभिन्नता का कारण है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है अभिक्षमता, दूसरा है अधिगम शैली, तीसरा है परावर्तकर्ता या फिर परावर्त कथा स्तर, या चौथा है आपका मूल्यों का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका दूसरा हो जाएगा कि जो इसमें जो विभिन्न कारण पाए जाते हैं, विभिन्न कारण किसकी वजह से होते हैं, अधिगम शैलियों के कारण हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 कहता क्या है दोस्तों कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। बिल्कुल, भारत में तमाम तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। गलत बात है कि विद्यालय दोस्तों एक शिक्षा का मंदिर होता है जहां सभी के लिए द्वार खुले हो, चाहे वो कोई भी बालक किसी भी भाषा का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समूह का हो। तो ऑप्शन नंबर 1 का हम खंडन करते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हम देखते हैं दोस्तों। कहता है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन भी अभी है, उसको भी देखना में जरूरी है। तीसरा कहता है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। चौथा कहता है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये दंड तो बिल्कुल हमें देना ही नहीं। जहां भी दंड का वर्ड आ गया सीटेट के ऑप्शन में दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा, दंड शब्द आ गया या निगेटिव पॉइंट आ गया, समझ जाना वो ऑप्शन एकदम गलत होगा, आपको लेना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों वो सर्वाधिक उपयुक्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का से क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। चार ऑप्शन है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना है। दूसरा कहता है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। तीसरा है भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। चौथा कहता है हमारे आसपास का वातावरण। तो दोस्तों कहता है सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का जो अभिप्राय है वो है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो सकता है, बिल्कुल ये भी एक सही जवाब हो सकता है, हम कह सकते हैं इसके लिए, है ना, लेकिन आगे का भी ऑप्शन हमें देखना है। तो ठीक है। दूसरा कहता है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये पहले से भी ज़्यादा सही हम इसको ले सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन कहता है बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। गलत बात है। चौथा कहता है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ये भी एक हद तक सही कह सकते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड नंबर कि जो जनसंचार माध्यम की जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जनसंचार माध्यम जो होता है दोस्तों इसकी दिनों दिन जो पहुँच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके परिणाम स्वरूप वह समाजीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न का विषय में सही नहीं है। ठीक है ना, इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संवेगात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल
सही जवाब है। दूसरा कहता है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। तीसरा कहता है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं बच्चे कक्षा में सीखते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखा करते हैं, अपने मित्रों, साथी सहपाठियों और जो आजकल जो आधुनिक दूरसंचार के माध्यम है उनसे भी बहुत कुछ सीखा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले बताया जहां दंड का बात हो वो पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे आपको गलत कर देना है पहले ही। दूसरा कहता है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना चाहिए। बिल्कुल एक सही जवाब हो सकता है। तीसरा कहता है हमारा पूरी कक्षा के लिए एक मानक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित किए जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कभी भी कक्षा का वातावरण कठोर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया दोस्तों। चौथा कहता है दोस्तों हमारा कि प्रत्येक शिक्षार्थियों में अंक लाने के लिए स्पर्धा में प्रोत्साहित करना चाहिए। अंक लाना दोस्तों, अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी शिक्षक को या माफ कीजिए किसी भी बालक को उसके अंक से उसके ज्ञान की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, उसके नंबर से उसके ज्ञान का आकलन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपका सर्वाधिक सही ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करनी चाहिए। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का प्रमुख कारक पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या चौथा परिवार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो परिवार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा हम लोग कहते हैं। लेकिन बालकों में जो समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा, इन सभी की क्या होती है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया है वो परिवार जो ऑप्शन दिया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों के समूह में कार्य देना चाहिए ताकि एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। समझिएगा बात को, क्वेश्चन को, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। दूसरा कहता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा कहता है बच्चे अपने काम जल्दी करने में असमर्थ और सामर्थ होते हैं। चौथा कहता है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सीखने, जब बच्चे समूह में कार्य दिया जाता है तो बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की सहायता करने की भावना भी उनके अंदर उत्पन्न हुआ करती है, वो एक दूसरे की परस्पर सहायता करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्रैक्सिया यानी कि गति समन्वय अक्षमता, चौथा है पठन अक्षमता यानी डिस्लेक्सिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिस्लेक्सिया यानी पठन अक्षमता, क्योंकि बच्चों को क्या हो रही है, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो जहां पढ़ने और समझने में जो कठिनाइयां आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया बोला करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 21 दोस्तों आपका कहता है कि शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि 4 ऑप्शन दिया, जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है जन्म से 3 वर्ष, तीसरा है 2 से 3 वर्ष, चौथा है जन्म से 1 वर्ष। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा। जो जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि हुआ करती है इसको दोस्तों हम लोग शैशव काल कहा करते हैं और इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत तेजी से हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में हुआ करता है। क्या उम्र दी हुई है, 2 से 7 वर्ष की उम्र दी हुई है। 2 से 7 वर्ष की उम्र को दोस्तों हम लोग क्या बोला करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों व्याख्या करने के लिए इन्होंने 4 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो अवस्थाएं कौन कौन सी, पहली अवस्था जो थी दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं। पहली जो
अवस्था थी दोस्तों वो होती है संवेदी गति हुआ करती है, जो ये है जो 0 से 2 वर्ष की हुआ करती है। दूसरी जो अवस्था होती है दोस्तों वो क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक हुआ करती है, जिसकी जो आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष हुआ करती है। और तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है मूर्त संक्रियात्मक, और मूर्त संक्रियात्मक इसमें नहीं दिया है सॉरी मूर्त संक्रियात्मक जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की हुआ करती है, ठीक है। और चौथा जो होता है दोस्तों वो औपचारिक संक्रियात्मक हुआ करती है, जो औपचारिक संक्रियात्मक कब होती है, ये दोस्तों होती है आपकी 11 से 15 वर्ष की हुआ करती है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और ये जन्म से जो 2 वर्ष होता है ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष संवेगी गति का अवस्था कहलाया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। 4 ऑप्शन है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा साधारण से आसान की ओर, चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है दोस्तों ये सामान्य से बढ़कर के विशिष्ट की ओर आगे बढ़ा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ठीक है ना, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, चौथा है समीपस्थ विकास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सहयोग देना, ठीक है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आत्मसातकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा अहम केंद्रता, चौथा है दोस्तों अनुकूलन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो सही हो जाएगा, आत्मसातकरण, क्योंकि नवीन जानकारी में जो शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव हुआ करता है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण बोला करते हैं, यानी एसिमुलेशन बोला करते हैं। किसी भी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन की में जो नवीन जानकारी जो प्रभावी भूमिका निभाया करती है, ठीक है। और जब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया चलती है तो दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमुलेशन यानी कि आत्मसातकरण बोला करते हैं। इसको हमने पढ़ा भी रखा है, और अगर आपने सिद्धांतों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे जो सीटेट के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमें देख सकते हैं, इन सारी वीडियोस को आप पढ़ भी सकते हैं, इन सभी सिद्धांतों को हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हमारा कहता है मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। जो पहला है सामाजिकृत अहम केंद्रिता, दूसरा है जीववादी सामाजिकृत, तीसरा है परिपक्व अपरिपक्व, चौथा कहता है अहम केंद्रित या सामाजिकृत। तो ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिकृत और अहम केंद्रिता। क्योंकि दोस्तों जो भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा को जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल हुआ करता है, और ये एक दोस्तों एक चरणबद्ध प्रक्रिया हुआ करती है। कैसी होती है, चरणबद्ध हुआ करती है। और मध्य बाल्यावस्था में बालक की जो भाषा का समाजीकरण के बजाय अहम केंद्रित अधिक हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा कहता है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा कहता है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, चौथा होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हुआ करती है, क्योंकि बच्चों के लिए दोस्तों ये जो इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, शारीरिक गतिबोध, भाषाई, संगीतमय या स्थानिक। तो देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे, क्या कर रहा है बच्चा, मधुर संगीत बजा रहा है, संगीत को बजाने का काम कर रहा है। तो बच्चों में तो जो अध्यापक क्या देखेगा कि जो बच्चा है यानी कि जो राघव है, राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो रहा है वो आपका सही जवाब हो जा रहा है दोस्तों। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है
ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अध्यापक क्या सोच रहा है कि जो लड़के हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि लड़के अच्छे हो, लड़कियां भी बहुत सारी अच्छी होती है दोस्तों। तो अध्यापक क्या क्या दर्शा रहा है, अध्यापक यहाँ पे दोस्तों लिंग पक्षपाती कर रहा है, यानी कि जेंडर पक्षपाती हो रहा है यहाँ पे अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कहता है आज का, कहता है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप? डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से हमें ढूंढना है। पहला है व्यवस्था बच्चे, दूसरा है परिवेश परिवार, तीसरा है बच्चे परिवेश, चौथा है बच्चे व्यवस्था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, समावेशी जो शिक्षा होती है इसमें सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है और यह मानती है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।